हेलो बच्चों। तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं इस चैप्टर में से 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आज हम जो वीडियो करेंगे वो मेरा पार्ट 3 है चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्लास 11 का। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटर ये है कि आप मेरे पहले 2 पार्ट जो मैंने बनाए हुए हैं आप उनको देख लीजिए, तो आपको अच्छी तरीके से ये पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम। ठीक है, तो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, तो हमारा जो डेंसिटी, टेम्परेचर, साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है ना, क्यों है, किसकी ज़रूरत पड़ी हमें, कैसे। चलिए एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन ऑलरेडी हो चुका है हमारा ये भी। ठीक है, तो सीधा पॉइंट्स पर आते हैं हम। तो मोल कंसेप्ट्स, तो जो आज हमारा इस वीडियो में स्टार्ट होने वाला टॉपिक्स है वो है हमारा मोल कंसेप्ट्स। देखो मोल कंसेप्ट्स को मैंने समझाने के लिए आपके लिए ये जो चार्ट है ये लेकर आया हूँ मैं। इससे आपके बेसिकली जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो आपके ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंड होने में आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। नीट लेवल, जेई लेवल के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक सॉरी। चलिए ठीक है, देखो ये जो चार्ट है इसका देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये वन वे है, ये इस तरीके इस डायरेक्शन में वर्किंग करेगा चार्ट ही मेरा। देखो किसी भी पार्टिकल से आपको मास दे रखा है, किसी भी सब्सटेंस का आपका मास है, अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं या फिर उसके, या अगर गैस की बात है, अगर गैस में है वो सब्सटेंस तो आपके पास उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हैं, तो आप कैसे उसके मोल्स कैलकुलेट करोगे, या फिर मोल से आप कैसे वापस से फिर ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये जो है आपके सामने चार्ट लेकर आया हूँ, इससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखिए कैसे। तो बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटे स्तर से, फिर धीरे धीरे थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऊपर के लेवल पे। ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल भी हैं आपके लिए जो आपको क्लियर करेगी। ठीक है ना, इन फॉर्मूले को और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे वो न्यूमेरिकल आपके। चलिए फॉर एग्जाम्पल किसी भी सब्सटेंस का आपको मास दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उस मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बताया था। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस आपका जो है आप C6H6 है आपका कोई सब्सटेंस है। ठीक है ना। बेंजीन है, सब जानते हैं बेंजीन, और उसका स्ट्रक्चर भी आपको एक बार बता देता हूँ। ये मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। ठीक है, ये बीच में एक सर्कल बना दो, ये मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर मुझे इसका मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, कार्बन और हाइड्रोजन ये है आपके। ठीक है ना। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, यानी कि परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक मास इसका। बट टोटल मेरे कार्बन है कितने, 6 हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, फिर प्लस। ठीक है, अब बात है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सब जानते हैं कितना होता है मेरा एटॉमिक मास, 1 होता है। टोटल कितने हैं, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो बस। इन सबको प्लस कर दो, जो भी आपका सम आएगा वो आपका क्या होगा, उसका मोलर मास होगा। ठीक है ना। 12 6 जा 72 प्लस के 6 कितना हो जाएगा बेटा, ये 878। ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। चलिए, तो आपने मास इसका निकाल लिया है, सॉरी हाँ, मास आप इसका निकाल लोगे, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके उसके मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या समझा अभी हमने, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मास दे रखा है, तो अगर आपको उसको मोल कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा गया है तो आप कैसे करोगे, उसके मोलर मास से उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके उसका मोल्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, यही बात सेम पार्टिकल्स की बात होती है। अगर सब्सटेंस के आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, आपसे मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो सिंपल उसकी आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर्स की वैल्यू कितनी होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है 6.022 इंटू में 10⁻23। ये एक एवोगैड्रो नंबर की फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है ना। आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो उसके एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है ना। तो ये आपके मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, फिर भी आप उस तरीके से भी आपके मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, यही बात अगर आपको गैसेस की बात हो रही है, आपको उसका वॉल्यूम दे रखा है गैस का, तो एक फिक्स वैल्यू है 22.4 लीटर से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आप उसके मोल्स निकाल लोगे उस गैस के। और इसकी यूनिट एट एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है ना। कहीं पर आपको क्या होगा कि एनटीपी भी दे रखा होगा, तो एनटीपी के लिए आप क्या फुल फॉर्म क्या होगी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है ना, इजी सा है, आपको याद भी हो जाएगा, कुछ लोगों को पहले से पता भी होगा इस बारे में। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है,
वहीं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तो चलो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर होगी, मास दे रखा है तो अगर आपसे मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। वहीं आपको अगर मोल्स दे रखे हैं, किसी भी पार्टिकल्स के आपको मोल्स दे रखे हैं, आपसे कहा जा रहा है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी आपसे मास कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप सिंपल उसके मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने कर दोगे मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके उसकी मास निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। मोलर मास मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, ये ना, ठीक है। वहीं आपको मोल्स दे रखे हैं, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो आप उसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। वहीं गैस की बात आती है तो आपको क्या कहते हैं, मोल्स निकालने उसके, आप उसके 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वॉल्यूम निकल कर जाएगा। तो इस साइड में डिवाइड है, इस साइड में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो देखा आपको ये इजी तरीका है आपको याद करने का, ठीक है ना। आप इस फ्लोट चार्ट को माइंड में फिक्स कर लो, आपको ये सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ फिर मैं अलग से कुछ चीजें लेकर आया हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ एलिमेंट्स अपॉन में एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। 1 मोल्स अपॉन में मास ऑफ एलिमेंट्स अपॉन में एटॉमिक नंबर, राइट, ठीक है। मास ऑफ एटम्स की अगर आपकी बात करनी, मास निकालना है आपको, ठीक है, तो एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ कंपाउंड्स निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं इसके, तो मास ऑफ कंपाउंड्स अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो मास ऑफ कंपाउंड अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर दो, ये भी सारी चीजें वही है, बट ठीक है ना, चार्ट से थोड़ा सा इजी हो जाती चीज समझने में, ठीक है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो आप इसको नोट कर दीजिएगा अपनी कॉपी में। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ गई होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ठीक है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चंस में कहा गया कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, ठीक है ना। और सिल्वर्स का आपको एटॉमिक मास दे रखा है। सिल्वर्स का रिप्रेजेंटेशन, सिल्वर को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, Ag से करते हैं, सब जानते हैं ये लोग, ठीक है ना। और उसका एटॉमिक मास मेरा कितना होता है 108, ठीक है। प्रेडिक्ट टेबल में आपको दिया हुआ है सिल्वर का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रेडिक्ट टेबल में सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको पहले देता हूँ करने के लिए, आप एक बार कोशिश करिए इसको करने के लिए। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर Ag, ठीक है ना। और Ag का मास आपको दे रखा है 108। चलिए ठीक है, आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ एक बार आपके सामने, ठीक है। आपको देखो मास कैलकुलेट करना है किसका बेटा, ऑफ एन एटम सिल्वर का, ठीक है ना, जिसका आपको एटॉमिक मास दे रखा है। तो मास ऑफ एन एटम का फॉर्मूला कितना होता है, देखो किसी का अगर आपको मास निकालना है उसका, तो एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मास ऑफ एटम अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। मास निकालना है तो क्या होगा बेटा, एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, बस यही है। तो मास निकालना आपको, मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, ये एटॉमिक मास कितना है बेटा 108 सिल्वर का दिया हुआ है, और एवोगैड्रो नंबर की बेटा वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने बताया 6.022 इंटू में 10 टू की पावर बेटा 23, ठीक है। तो ये मैंने अभी वैल्यू पुट करी है, अभी फॉर्मूले के हिसाब से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखो क्या होगा, देखो जब आप इसको 10 की पावर 23 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये आपका -23 हो जाएगा, राइट। और 108 को जब 6.022 को जब 108 से आप डिवाइड करोगे तो आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 17.93 इंटू, ठीक है ना, ग्राम में आपका बनेगा। तो बस यही सिंपल है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, आप सिंपल से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन की, कैलकुलेट द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेप्थलीन। तो सबसे पहले नेप्थलीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेप्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको, C10H8, ये मेरा नेप्थलीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कैलकुलेट द 1 मोल ऑफ नेप्थलीन C10H8। चलिए करिए बेटा, कोशिश करिए एक बार करने के सवाल को, ठीक है। कैलकुलेट द 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थलीन, फॉर्मूला देखिए, ठीक है ना।
क्या है बेटा, ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेफ्थलीन, ये रहा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, इसको एन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर को हम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना होता है मेरा नेफ्थलीन का, कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 12 इंटू में 10, फिर प्लस आ जाएगा एच का 1 होता है एटॉमिक वेट, वो 8 से मल्टीप्लाई करिए आप इसको, ये 120 हो जाएगा आपका, प्लस में 8, तो ये आपका बेटा आ गया 128, राइट। तो 128 बाई बेटा 6.022 इंटू में 10 टू की पावर 23। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे सेम आप इसको ऊपर ले जाओगे बेटा -23 हो जाएगा ये, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करो तो बेटा कितना आएगा आपका ये 128 में इसका डिवाइड करो तो कितना आएगा बेटा 21.25, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो ये तरीका है बेटा इसको क्वेश्चन करने का, बस केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है आपको, आप सॉल्यूशन कर लोगे उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट दी मास ऑफ एटम, यानी कार्बन का बेटा मास कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला देख क्या होता है, मैं इसको करते रेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी मास ऑफ द एटम्स, कार्बन 12 का बेटा क्या होता है बेटा एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है बेटा। तो वही क्या होता है एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था। तो कार्बन का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है 12 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू में 10 टू की पावर 23। मैंने आपको बताया था ये ऊपर जाएगा तो आपकी फिर माइनस में हो जाएगी, तो 12 अपॉन में बेटा 6.022 इंटू में 10 टू की पावर बेटा -23, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करिए एक बार कितना निकल कर आएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आप इसका मुझे आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का कि सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, अब बेटा आपको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने, वही मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। चलिए तो ये तरीका इसका बेटा करने का क्वेश्चन को, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आप सेम फॉर्मूला पुट कर देना। चलिए बच्चों ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या कहता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, यानी कि N2 मेरा नाइट्रोजन होता है, सब जानते हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। N2 मेरा नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल बेटा कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर्मूला बेटा क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो N2 का बेटा मॉलिक्यूलर मास अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा बेटा, N का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है 14। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, देखो N2 की बात कर रहा है ना वो, तो N का बेटा एटॉमिक मास कितना होता है मेरा 14, बट लेकिन N मेरे कितने यहाँ पे 2, तो बस 2 का बेटा डिवाइड कर मल्टीप्लाई आपको कर देना इसके अंदर, और फिर सीधा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना 6.022 इंटू में 10 टू की पावर 23। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, वही आप जब ऊपर ले जाओगे तो ये 10 टू की पावर माइनस के 23 होगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा 4.65, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। थर्ड की बात करोगे, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है बेटा, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम वही होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये मत कहना बेटा नहीं आता मुझे, H2O, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, वाटर का बेटा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, H यानी हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस में O का कितना होता है 16 प्लस 2 18, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा 18, तो 18 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10 टू की पावर 23। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 23 तो हो ही जाएगा, क्योंकि पावर जब ऊपर जाती है हमेशा माइनस में हो जाती है, सॉरी माइनस में नहीं
साइन चेंज होता है, यानी कि अगर नीचे प्लस में होगी तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर, अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर पावर प्लस में है तो ऊपर जाके डिनोमिनेटर माइनस में हो जाएगी, अगर डिनोमिनेटर पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। ये आप इस कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। इसको जब आप बेटा सॉल्व करोगे तो 2.9 आएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, कुछ भी कर सकते हो बेटा, इसमें 100 कर लो, 200 कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 100 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज बेटा कैलकुलेट करने हैं आपको, ठीक है ना। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C12H22O11, ठीक है। तो बेटा जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे स्टूडेंट्स, तो आपका इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 342। उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जैसे मैंने आपको बताया था, बट दो एक चीज देखना, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने बेटा उसके 100, तो 100 से सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10 टू की पावर बेटा 23, ठीक है। तो ऑलरेडी देखो मेरे यहाँ पे 10 की पावर, तो सॉरी 2 जीरो से ये कट जाएगा मेरे यहाँ पे, 2 जीरो इसकी कट जाएगी तो कितना बचेगा 21 बचेगा, तो उसको ऊपर ले तो ये भी माइनस का हो जाएगा मेरा, तो 10 टू की पावर माइनस के 21, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बचा बेटा आपका 342 इंटू में 6.022, ठीक है। जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, एक काम और कर सकते हो बेटा, देखो यहाँ पे क्या है आपके पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ पे काम करो, इतना ऐसे कर लो, ऐसे भी कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, नहीं तो आप सिंपल एक काम करो बेटा, इस पॉइंट को यहाँ से हटाओ, ठीक है ना, इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो आपकी 3 जीरो पर बढ़ जाएंगी इस, ठीक है ना। 3 देखो, एक सेकंड रुको, इसको दोबारा से करता हूँ, देखो फॉर्मूला क्या था सुक्रोज का बेटा, C12H22O11, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला था 342, ठीक है बेटा, बट 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है ना। ये है अपॉन में बेटा 6.022 इंटू में 10 टू की पावर बेटा 23, ये है 10 टू की पावर 23। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा बेटा ये 56.79 इंटू में 100, और ये ऊपर जाएगा बेटा 10 टू की पावर ये भी माइनस के 23 हो जाएगा। तो आपने इस पॉइंट को उठाया, नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इस पॉइंट को उठाया 2 डिजिट यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 100 से 100 करके तो ये आ गया 5679 इंटू में 10 टू की पावर माइनस के 23, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बेटा आई होप आप लोगों को सबको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे इस टाइप्स की, ठीक है। ये मोल कंसेप्ट्स पे बेस्ड थे सारे क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 में, ठीक है। तो बेटा आपको क्या मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, किस मॉलिक्यूल में, C6H12O6 में। चलिए कैसे करोगे, सबसे पहले देखो क्या ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास आप निकालो, कितना है बेटा, देखो C यानी कि 12 इंटू में 6 प्लस में 1 इंटू में 12, ठीक है, प्लस में O का कितना होता है बेटा 8 यानी कि 16 इंटू में 6। तो जब बेटा आप इसको प्लस करोगे तो कितना है आपका 12 6 जा 72 प्लस के 12 और 16 6 जा कितने होते बेटा 16 6 जा कितने होते बेटा 96, 16 6 जा बेटा कितने होते 96, ठीक है। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे पूरा प्लस करोगे तो आपका टोटल मिला के आएगा 180 में इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। अब यानी कि पूरा जो C6H12O6 का पूरा मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 आ गया। अब ये जो इसका जो पार्टिसिपेट होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बेटा इसी 180 में से ही तो होगा, तो बस सिंपल 180 से इनके डिवाइड कर दो बेटा, वो सॉरी 180 से डिवाइड कर दो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, यानी कितना होता है बेटा कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे कितना है बेटा 72 कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 72 हो गया इंटू में 100। आप इसको सॉल्व करिए तो आपका जाएगा बेटा 40, राइट। चलिए फिर
180 से डिवाइड कर दीजिए हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन। हाइड्रोजन का बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है C6H12O6 में 12 इंटू में बेटा 100, 0 से 0 कट गई, ठीक है ना। अब इसको काट दो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये आ गया बेटा पॉइंट यानी 20/3, तो 6.6% आपका आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का, तो 180 से ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा इसके अंदर 96 है, इंटू में 100, तो ये पूरा आप काट दो तो आपका आएगा ये 53.3, ठीक है ना। आप उसको खुद से सॉल्व करके भी एक बार देख लीजिएगा। तो सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, सेकंड वाला, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इसका सॉल्यूशन भेज दीजिएगा करके, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ठीक है ना। ये यहां तक क्लियर आप लोग बच्चों को, ठीक है ना सबको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, एन एम्पेरिकल फॉर्मूला represent the simplest whole number ratio of various atom present in one compound is called empirical formula। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी एक कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड ले लो, ये H2SO4 आपने कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो इसमें देखो H मेरे कितना HS4, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल H2SO4 है, तो उसमें किस कौन कौन सी एलिमेंट्स है, एक H है, एक S है, एक O है, ये तो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो यही तो कह रहा है, देखो फॉर एग्जांपल C6H6 मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो इसमें मेरे कौन कौन सा एलिमेंट्स है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन क्या होगा, इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाएंगे। एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन वन कंपाउंड इज कॉल्ड मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूंगा, ये तो शब्द पुराना है, लोग सुनते आए हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। द फॉर्मूला विच गिव एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जो भी बेंजीन में जो मेरे एक्चुअल नंबर है एटम्स का, वही तो चीज है। द फॉर्मूला विच गिव एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो उसका बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, जिसमें जो फॉर्मूला हमें देता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है ना, और वो भी एक जो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। जैसे कि C6H6 मेरा एक मॉलिक्यूल्स है, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एटम कौन कौन से, कार्बन हाइड्रोजन का C का 6 है और H का 6 है, तो ये मेरा क्या बन रहा है, इसको मिला के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये है, चलिए इस पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मेरा ये होता है बेटा n इज इक्वल टू में, सॉरी mf इज इक्वल टू में n इंटू में EF, जहां पे मेरा n क्या होता है, एक वो सिंपलेस्ट होल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में EF लिख सकते हैं। जब मैं n यहाँ रखूँ तो EF मेरा इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन में EF मास, ठीक है ना, EF यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। The atoms, the molar mass of an organic compound is 78 ग्राम। देखो
किसी भी द मोलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 ग्राम, इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज 92.4%। तो एक कंपाउंड है जिसका मोलर मतलब, सबसे पहला क्वेश्चंस को समझना फिर सॉल्यूशंस की बात करना, ठीक है ना। एक कंपाउंड है बेटा, एक कंपाउंड है जिसका मोलर मास मुझे कितना दे रखा है 78 ग्राम। ये कोई कंपाउंड है बेटा, मुझे नहीं पता वो कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है जिसका मुझे मोलर मास दे रखा है बेटा 78 ग्राम, ठीक है। फिर कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन, ठीक है, एंड 7.6% हाइड्रोजन, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा मुझे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले मुझे दो चीज में पता और चल गई, ये जो मेरा कंपाउंड मिलकर बना है एक कार्बन से मिलकर बना है और एक हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और कार्बन की जो उसमें कंट्रीब्यूशन है 92.4% है, वहीं हाइड्रोजन की जो कंट्रीब्यूशन है बेटा 7.6% है। तो मुझे उसका एम्पेरिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे उसका फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो बात करेंगे अभी। लेकिन मुझे ये आपसे पूछना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। आपको कंपाउंड्स फाइंड करना है जिसका आपका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपका, ठीक है ना, मोलर मास दे रखा है 78 ग्राम, ठीक है। कार्बन उस कंपाउंड में दो चीज आपकी, कार्बन है एक हाइड्रोजन डेफिनेटली है, फिर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। तो ये ठीक है। अब आते चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स कौन कौन से मेरे उसके अंदर, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर जो परसेंटेज दे रखी थी मैंने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, सपोज कर लो। तो 92.4% था, मैंने उसको 92.4 ग्राम कर दिया, 7.6 था उसको ही मैंने यहाँ ग्राम कर दिया, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, सब जानते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर मुझे इसके मोल्स निकालने हो कार्बन के, तो क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना 92.4 डिवाइड में मोलर और एटॉमिक मास कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 92.4 को जब मैं सॉल्व करूं तो मेरा कितना आएगा 7.7। तो इसके मोल्स निकल कर आ गए, क्या आ गए इसके मोल्स आ गए कार्बन के। सेम हाइड्रोजन के निकालेंगे तो 7.6 मोल आ गए, ठीक है ना, 7.6 आ गए, ठीक। अब एक काम करो, देखो क्या चीज है, मोल्स ऑफ एटॉमिक स्मॉलेस्ट रेशियो। एक काम करते हैं, जो अभी हमने मोल्स कैलकुलेट कर दी, अब एक काम करेंगे, जो भी हमारा इसमें स्मॉलेस्ट जो है, जो भी हमारा क्या है इसका स्मॉलेस्ट रेशियो निकल कर आया है, जो स्मॉलेस्ट मोल निकल कर आया है, उसको जो है डिवाइड कर देंगे। जैसे 7.6 है, ठीक है ना, 7.6 को 7.6 से डिवाइड कर देंगे जो जो हमारे मोल्स निकल के आए दोनों को, क्योंकि इन दोनों में सबसे छोटा मेरा 7.6 है। तो 7.6 को इन दोनों से डिवाइड करके जो हम एक रेशियो निकालते हैं। तो 7.6 से हमने डिवाइड करा 7.7 को, तो कितना है 1.01, इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही 7.6 को फिर 7.6 से डिवाइड करा तो मेरा कितना है 1 नंबर आया, 1.1 और 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे एक वो नंबर रेशियो मिल गया जो मैंने मोल से कैलकुलेट करके निकाला। तो वो नंबर मेरा निकल के आया, कितना निकल कर आया, कार्बन का 1 निकल गया, हाइड्रोजन का मेरा कितना निकल गया बेटा 1 आया, ठीक है। तो ये मेरा वो नंबर एक रेशियो निकल के आ गया कार्बन और हाइड्रोजन का। चलिए फिर हमारा अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है मेरा n इंटू में EF, और n हमारा क्या है सिंपल एक वोल नंबर रेशियो है। n फाइंड कैसे करेंगे, देखो n जो निकालना है उसको निकालेंगे कैसे। EF तो आपको पता है, एक C है और एक H है। EF तो आपको पता है क्योंकि EF वही होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो सिंपल नंबर में एक कार्बन ने कंट्रीब्यूट करा है और एक हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट करा है इस कंपाउंड के अंदर। तो EF तो आपका निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए n कैसे निकालोगे, देखो n में थोड़ी सी है, तो n होता है मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, EF मॉलिक्यूलर मास। तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। n जो मेरा है, n का फॉर्मूला कैसे, n आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो मोलर मास यानी कि कितना है, देखो मोलर मास देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में खोलता हूं, देखो क्या 78 ग्राम मोलर मास दिया ना क्वेश्चन में, 78 ग्राम उसका मोलर मास दिया हुआ है,
ठीक है। एन निकालते कैसे हैं? मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो ईएफ है मेरा उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास तो मुझे दे रखा है 78, ईएफ मेरा क्या बेटा कार्बन और हाइड्रोजन, उसका मोलर मास, ईएफ का मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का बेटा कितना होता है 12 प्लस 1 13 आ गया, तो मैंने इसको 13 से डिवाइड कर दिया तो मेरा 6 आ गया, यानी एन मेरा कितना आ गया बेटा 6 आ गया। एन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 6 आ गई, जो एक सिंपल नंबर में होगी, जो मैं बताया गया था 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। चलिए एन की वैल्यू मेरी 6 आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ तो निकालना है मुझे। तो एमएफ फिजिकल टू बेटा क्या होता था एन इंटू में ईएफ। एन की वैल्यू मेरी कितनी आई है 6 आई है। ईएफ, ईएफ कितना कौन सा है मेरा सी और एच, तो 6 का मल्टीप्लाई करना बस इसके अंदर पूरे कंपाउंड के अंदर, तो C6H6, तो ये आ गया मेरा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा आ गया C6 और H6, ठीक है। चलिए एक बार पूरी नहीं आ रही है स्क्रीन पर स्लाइड, मैं इसको कोशिश करता हूँ एक बार पूरी लाने की स्लाइड्स को, ठीक है ना। एक मिनट दे दो बस। आजा भाई, स्लाइड चलाते हैं। चल ये आई 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 आ गई, नहीं आई, चलो ऐसा गई ऐसा गई, ऐसा गई, चलो ठीक है ना। ये थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ उसको, उसके फॉन्ट को, तो ये स्लाइड आ गई। चलिए ठीक है। तो 6 का मैंने मल्टीप्लाई करा ईएफ में, 6 ये रहा, 6 मेरा निकल कर आता है, ईएफ मेरे कौन सा सी और एच, तो करेंगे तो C6H6 तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C6H6, ठीक है। तो बेटा आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ईएफ और एमएफ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, जो भी हमें डेटा दिया होगा गिवन डेटा से, ठीक है। तो मेरा आपसे बस इतना ही कहना है, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है जो भी मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है, बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और वैसे भी आप लोग जानते हो ना कि आज की डेट में एजुकेशन बहुत महंगी है, तो बेसिकली आप लोगों की हेल्प ही हो रही है, और ऐसे बच्चों को आप जरूर फॉरवर्ड करिए जो लोग कोचिंग्स का पैसा जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, जो लोग कोचिंग का पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अपनी 12th की तैयारी आप लोग इस वीडियो से कर सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों।